नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और मैं हमेशा कहता हूं कि जागते रहना है, पढ़ते रहना है, जागते रहना है, पढ़ते रहना है और पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। उसके लिए मेहनत करो, मेहनत करो। तो हमने यहाँ पर चैप्टर पांचवा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है कक्षा 9 का। कक्षा 9 का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो सीख लिए हैं। क्या होता है क्या होती है हमारी परिभाषाएं, क्या होती थी, और हमने अभिधारणा सीखा क्या होती है, अभिगृहित क्या होती है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाइए देखिए, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है ना। और पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि जागते रहना और पढ़ते रहना और पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है ना, इसलिए, ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। पहली बात तो हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और उसके बाद हमें अपने उत्तर के कारण भी देना है कि आखिर ये सत्य है तो क्यों सत्य है, और अगर ये असत्य है तो फिर क्यों असत्य है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कहता है कोई एक बिंदु है तो उस बिंदु से होकर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो बताइए, कोई एक बिंदु मैंने आपके पास ये ले लिया और इस बिंदु से मैं एक रेखा ऐसे, फिर ऐसे भी तो खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि एक बिंदु से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, और इसका मतलब ये गलत है। और हम जानते हैं कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको करके भी दिखा दिया कि ऐसा क्यों है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहला हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या होगा? ये असत्य होगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है दूसरा कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहता है दो भिन्न बिंदु है, एक बिंदु हमने मान लिया, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, दो भिन्न बिंदु है और इन बिंदुओं से होकर के सिर्फ कहते हैं असंख्य रेखाएं, असंख्य मतलब कि बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बताइए इन दोनों से होकर के सिर्फ एक है, ऐसे ही तो खींचूंगा। इसके अलावा क्या और कोई रेखा खींच सकते हो क्या जो इसके अलावा हो सकती है? सिर्फ यही एक मार्ग है ए से इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए। मतलब यह हुआ बच्चों कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। और ये चीज हमने पढ़ा था अभी पीछे अपग्रहित 5.1 में हमने पढ़ा था कि दो अगर हमारे पास भिन्न बिंदु होते हैं तो उन बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो अभिधारणा अपग्रहित हमने बताया ना, अभिग्रहित 5.1 उसमें ये चीज लिखी गई है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के अनंत एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, जिसकी वजह से असंख्य नहीं अद्वितीय होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ये दूसरा वाला भी क्या होगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। असत्य है तो मैं यहाँ पर चलो काट देता हूँ इस तरह से, ये भी असत्य था इसलिए मैंने इसको भी काट दिया, ठीक है। अगला आते हैं, कहता है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अगर हमारे पास कोई शांत रेखा है, शांत मतलब होता है कि एक बिंदु यहाँ से होकर के यहाँ तक यानी स्थित है। अब ए बिंदु है, ए से बी तक गई, ये शांत रेखा है, उसको हम दो अनिश्चित रूप से बढ़ा भी सकते हैं, इधर भी उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये बात एकदम सही है कि हम एक कोई शांत रेखा होती है उसको हम अनिश्चित रूप से दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। और ये क्यों होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली ये कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से हम उसे बढ़ा सकते हैं? ये हमने पढ़ा था अभिधारणा 2 में। अभिधारणा 2 में, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और अभिधारणा 2 में यही चीज कहा गया था बच्चों कि हमारे पास अगर कोई निश्चित रेखा है, कोई एक शांत रेखा है, तो उसे हम अनिश्चित रूप से चाहे इस छोर में चाहे इस छोर में बढ़ा सकते हैं। ये कहा गया अभिधारणा 2 से। तो अभिधारणा 2 से हमारा ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा? मतलब तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए चौथे नंबर पे चलते हैं। कहता है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अब हमारे पास दो वृत्त हैं, वो दो वृत्त बराबर हैं, एक वृत्त ये है एक वृत्त ये है, यानी कोई भी आर्क लिया उससे मैंने एक वृत्त बना दिया, उसी को मैं यहाँ पर रख के आर्क ड्रा कर दिया, बराबर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? पता है कि जब एक ही वृत्त को बनाया गया है, सेम दिखेंगे, संपाती होंगे, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या जाहिर सी बात है बराबर होगी। क्योंकि मैंने एक आर्क लिया, इतना मैंने उसको कंपास को फैलाया और मैंने ऐसे रख करके लगा दिया, एक आर्क एक सर्कल घुमा दिया, यहाँ पर रख करके उसी को घुमा दिया, तो जाहिर सी बात है उसकी त्रिज्या तो बराबर ही होगी ना, क्योंकि उसका व्यास जो है वो सेम है, इस वजह से उसकी त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये चीज क्या होगी? सत्य हो जाएगी, क्योंकि हम दो बराबर वृत्त हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। रीजन हमने आपको बता दिया।
आइए 5 नंबर पे चलता है, कहता है आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू। आइए अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, आइए लास्ट वाले चलते हैं। यहाँ पर आकृति दी हुई है, शायद नीचे आते हैं, इसका मतलब आकृति कहाँ, ये आकृति, ठीक है ना, आकृति दी हुई है ये, और उस आकृति में इसने ये कहा है कि ए बी बराबर पी क्यू है, इसमें ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू है, यानी ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है। अब ये वाली रेखा इसके बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ए बी बराबर एक्स वाई। उसने कहा कि जो ए बी है वो इस पी क्यू के बराबर है, ठीक है ना। और फिर कह रहा था कि जो पी क्यू है बच्चों वो जो है एक्स वाई के बराबर है। तो कह रहा है कि इस हिसाब से क्या ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगी, यानी कह रहा है कि महतो साहब जो है ए बी साहब जो है वो पी क्यू साहब के बराबर हैं। और फिर कहा कि पी क्यू साहब एक्स वाई साहब के बराबर हैं, तो कहता है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। बताओ ये बात सत्य है या गलत है, आप मुझे ये बताइए कि ये बात सत्य होगी या असत्य होगी। मैं कह देता हूं कि मैं जो है तुम्हारे बराबर हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं, और तुम जो है कि अपने दोस्त के बराबर तुम हो, मैं तुम्हारे बराबर हूं और तुम अपने दोस्त के बराबर हो, तो क्या तुम्हारा जो दोस्त होगा वो मेरे बराबर नहीं होगा। अरे सीधा सीधा है कि तीनों लोग बराबर हो गए, मैं 5 सेंटीमीटर हूँ, तुम भी 5 सेंटीमीटर हो, तभी तो मेरे बराबर हुए। और फिर 5 सेंटीमीटर वो है, तुम हो तो तुम्हारा दोस्त 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब तीनों लोग 5-5 सेंटीमीटर हो गए, इसका मतलब तीनों लोग आपस में बराबर हो गए। तो उस हिसाब से अगर ये राजू भाई काजू भाई के बराबर है और काजू भाई नाजू भाई के बराबर हैं, तो ये राजू भाई भी नाजू भाई के बराबर हो, यानी ये जब इसके बराबर ये इसके बराबर, इसका मतलब तीनों बराबर, जब तीनों बराबर तो ये दोनों भी आपस में तो बराबर होगा। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन जो है वो सत्य हो जाएगा, ये कथन जो है ये एकदम से सत्य होगा, सत्य होगा। और आप अगर इसको लिखना भी चाहते हो तो आप इसे लिख भी सकते हो। यूक्लिड में कहा गया था, यूक्लिड का एक प्रथम अवगृहित दिया गया था। प्रथम अवगृहित अगर आपको याद है तो उसमें यही कहा गया था कि अगर दो कोई चीजें हैं, कोई भी वस्तु है, दो कोई मतलब कि कोई वस्तु ऐसी है जो कि इसी दूसरे के वस्तु के बराबर है, तो वो तीसरी वस्तु वाली भी पहले वाली वस्तु के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने यही पढ़ा था ना कि अगर कोई वस्तु है वो किसी एक ही वस्तु के बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो तीनों वस्तुएं बराबर हो जाएंगी, जैसा मैंने आपको बताया, यानी वो सभी के सभी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, अब पी क्यू जो है इसके बराबर, यानी ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर था, और फिर पी क्यू जो है ये पी क्यू ये एक्स वाई के बराबर हो गया, इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गए। इस हिसाब से ए बी जो है वो ऑलरेडी इस एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, जो कि एकदम सत्य है, ठीक है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब कहता है कि निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने के लिए आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, इन्हें कहता है इन सभी की हमें परिभाषा देना है। पहली बात तो इन सभी की हमें क्या देना है, परिभाषा देना है, और उसके बाद इनको अगर हमें वो करना हो कि इसको प्रदर्शित करना है, कैसे भी करना है, तो उसे बताना भी है। तो पहली बात तो यहाँ पर उसने कहा है कि जो भी चीज लिखी उनकी परिभाषा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे होती हैं, तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह पर क्या होगी, बराबर होगी। इनके बीच की दूरी हर जगह क्या हो, बराबर हो, या यूं कह लो कि ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या यूं कह सकते हो कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। तो आपके पास परिभाषा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। आइए लंब रेखा क्या होती है। अब मुझे आप लोग बताइए लंब रेखा हम किसे कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लंब रेखा किसे कहते हैं, बताइए लंब रेखा हम किसे कहेंगे। तो लंब रेखा हम उसे कहते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार से काटें कि उनके द्वारा बना हुआ कोण समकोण हो। ऐसी दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटें, या ऐसे कह सकते हो कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं कि उनके बीच का बना हुआ कोण समकोण होता है, तो वे रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, या ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखा कहते हैं। और इसको इधर समझते हैं, लंब रेखा अभी आपको समझ में नहीं आया, तो आप इसको परिभाषित करोगे तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार से काटे। देखो परिभाषा रटी नहीं जाती है, उसको आपको समझो, ये मैथ है, इसको समझना है आपको कि हम इसकी परिभाषा किस तरह से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने कहा ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार से काटें कि उनके बीच बना हुआ कोण समकोण हो, मतलब 90 अंश हो, तो उसे हम उन रेखाओं को लंब रेखा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रेखा हमारी AB है और ये रेखा जो है ये PQ है, तो ये PQ रेखा इस पर लंबवत है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि AB पर क्या है, AB पर लंब है, सॉरी इसे नहीं, ये PQ को लिखेंगे, PQ जो है वो लंब है किस पर, AB पर, ठीक है ना, समझ आया। तो लंबवत रेखा किसे कहते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटें कि उनके द्वारा बना हुआ कोण क्या हो, समकोण हो, तो वो लंब रेखाएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा है। अगली परिभाषा को परिभाषित करते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है यहाँ पर, रेखाखंड। तो रेखाखंड तो हमें पता है जिसको इंग्लिश में हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट वे रेखाएं होती हैं जो कि ऐसे बढ़ाएं तो उनका लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक यानी निश्चित होती है। रेखा क्या होती है, उसके दोनों एंडिंग पॉइंट ऐसे होते हैं, ऐसे, ये होती है रेखा। और एक होता है हमारे पास किरण, तो किरण ऐसे होती है एक तरफ। तो लाइन सेगमेंट होता है उसके दोनों पॉइंट हमें पता होता है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से चली जाती है। तो रेखाखंड उसे कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो या कह सकते हो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, या यूं कह लो कि ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो क्या लिखोगे, ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। देखो एंडिंग पॉइंट एक ये है और एक ये एंडिंग पॉइंट है, तो ऐसी रेखा जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। ऐसी रेखा जिसके एक भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं उसे हम रेखा कहते हैं। और ऐसी रेखा जिसका सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट है यहाँ से और एक तरफ तीर बना अभी चली जाएगी, तो जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है उसे हम किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखते हैं वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। आइए वृत्त की त्रिज्या को देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए मुझे एक वृत्त की जरूरत पड़ती है, तो मैं एक वृत्त यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। दिस इज वृत्त। ओके, अब वृत्त जो होता है तो उसकी हमें पता है कि उसकी त्रिज्या भी होती है, उसकी एक पॉइंट भी होता है, कहीं यहाँ पे ले लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है ना। और हम उस पॉइंट को क्या करेंगे, जब हम उस पॉइंट को उस पॉइंट को हम कहां से मिला देते हैं, यहां से ये। और हमें तो पता है ना बच्चों कि ये जो होता है ये वृत्त है, इसे हम वृत्त बोलते हैं। और ये वृत्त का सेंटर O है और इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या होती है ना, यानी त्रिज्या किसे कहते हैं कि जो वृत्त के केंद्र को, ये वृत्त की परिधि होती है, ये पूरी को परिधि बोलते हैं ना, ये पूरी परिधि होती है। तो हम इसको जब त्रिज्या की परिभाषा देंगे तो वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। या यूं कह लो कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो आप इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, बता सकते हो ना कि त्रिज्या क्या होगा, तो आप जब कहोगे कि वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि तक मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। दूसरी भाषा में वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, दूरी त्रिज्या कहलाती है, या वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अपने से परिभाषा देना है, बहुत सारी परिभाषा बन सकती है इसकी, ठीक है ना। आइए आगे चलते। अगला क्या कह रहा है, वर्ग। वर्ग तो आप जानते हो ना, वर्ग ये वाला वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहोगे बच्चों, वर्ग उसे कहा जाता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमें पता है ना कि जो वर्ग होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जो वर्ग होता है वो कुछ इस तरह से बनता है ना। वर्ग है क्या इसमें, ये है वर्ग। वर्ग जो होता है वो कुछ इस तरह से वर्ग बना देते हैं, वर्ग दिख रहा है ना, वर्ग। तो वर्ग जो होता है बच्चों पता है कि वर्ग के सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे एंगल वो भी 90 डिग्री के होते हैं, और साथ में इनकी भुजाएं जो होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी सब आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम वर्ग कहते हैं।
परिभाषा आप अपने से लिख लोगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चले। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे बात, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। 3 पे विचार करते हैं। कहता है नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार करो। अब यहाँ पर कुछ अभिधारणाएं दी गई हैं, इन सभी अभिधारणाओं पर हमें क्या करना है, विचार करना है, और उस पर हमें विचार विमर्श करके उसके बारे में हमें कुछ जानकारी देना है। तो चलिए आते हैं यहाँ से शुरू। कहता है नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। पहली अभिधारणा क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच स्थित होता है। क्या इससे पहले कुछ छूट गया क्या? नहीं। कहता है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच स्थित होता है। तो कैसे करेंगे इस चीज को, हम इस प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बताइए कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करें, बता सकते हो? चलो और देखते हैं। कहता है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए हैं, दो भिन्न बिंदु हैं। तो आइए दूसरे का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्न बिंदु हम ले लेते हैं। तो दो भिन्न बिंदु लेने के बाद हमें एक रेखा भी ड्रा करना होगा। ये मैंने एक रेखा ड्रा कर लिया, ये, और दो भिन्न बिंदु लिए हैं, ये ए था और ये था, ये बिंदु बी था, ठीक है ना, ये भी, और एक बीच, उसमें बीच में कहता है एक तीसरा बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान है जो ए और सी के बीच स्थित है। तो ए और सी के बीच में एक कोई बिंदु हम ले लेते हैं, ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी है, ये इस प्रकार से स्थित है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को अभिधारणाओं पर विचार करना है इससे। तो इस पर हमें कुछ अपनी बातों को बताना है। तो आइए इस पर हम अपनी बातों को बताते हैं, किस तरह से हम बातों को बताते हैं। अच्छा, अब हमें तो ये पता है ना कि जब इसको हम हल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो हमें तो पता है ना कि यहाँ पर ये बिंदु इनके बीचों बीच आया है, तो यहाँ पर जो AC होगा वो BC के बराबर होगा। AC और BC के बराबर बिंदु पर हमने एक अगर बिंदु ले लिया को बीचों बीच में, तो AC बराबर क्या BC नहीं होगा? मैंने एकदम बीचों बीच में ले लिया, उसके बीचों बीच में स्थित कर दिया। तो जब इसके बीच स्थित है ये चीज, तो हम इस चीज को कैसे प्रूव करके दिखा सकते हैं, बताओ? क्या हम इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अच्छा, हमें एक प्रकार से इस चीज को AC बराबर BC है। इसके बाद मुझे बताओ कि हमें पता है कि अगर दो चीज बराबर होती हैं तो उनके दोनों तरफ हम कोई भी चीज जोड़ या घटा सकते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ना, अभिधारणा में ये चीज सीखे थे कि बराबरों के दोनों तरफ या बराबरों में हम कोई भी चीज जोड़ या घटा सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, दोनों पक्ष में AC हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। AC जोड़ दिया, हम इस BC में भी तो AC जोड़ सकते हैं। बताओ BC में क्या AC नहीं जोड़ सकते? अब AC और AC मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, बराबर BC और AC मिलकर क्या होगा, BC और AC। तो BC और AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, BC और AC। अगर हमारे पास BC और AC है तो ये BC और AC मिलकर के क्या बन जाता है, बताओ? BC और AC मिलकर के क्या बन जाएगा? तो आप ध्यान से देखोगे तो ये BC यहां तक था और ये AC था, तो ये पूरा पूरा मैं इसको AB भी तो कह सकता हूँ, AB, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसे ये भी तो कह सकते हैं, AC जो होगा, AC इस 2 को इधर भेजेंगे तो आधा हो जाएगा AC का। अब ये देखो ना, यानी कहने मतलब जो AC है वो आधा है AC का। बस यही चीज हमको इसमें दिखाना था। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है कि हम इसमें दिक्कतें आ जाएंगी, हमको हम करने में असमर्थ हो जाएंगे। इतने बड़े भी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। चले आगे, क्या आगे बढ़ा जाए? आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दूसरा क्वेश्चन इसी का देखो। कहता है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब ऐसे 3 बिंदु विद्यमान करना है जो कि रेखा पर नहीं है। तो कैसे करेंगे इस चीज को? ऐसे 3 बिंदु हमें लेना है जो कि रेखा पर विद्यमान नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? आप मुझे बता सकते हो कि हम इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है
कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो 3 बिंदु अगर है और वो एक रेखा पर स्थित नहीं होगा तो एक बिंदु ए है यहाँ पर जैसा, और ये यहाँ पर मैंने बी ले लिया, तो एक बिंदु बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम ये इस धारणा को हम प्रयोग नहीं कर सकते, ये तो अपोजिट हो गया, बाहर बिंदु हो गया, तो रेखा पर तो होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये चीज था इसमें कुछ नहीं था। आइए आगे चलते हैं। कहता है क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या वे अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त होता है। तो पहली बात तो यूक्लिड की अवधारणा में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। यूक्लिड की जो अवधारणा थी उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कोई बिंदु बीच में है तो AC बराबर BC होता है, ऐसा उसमें कहा गया। ये अवधारणा में ये चीज हमने नहीं सीखा था। तो इसका मतलब तो ये हुआ पहली बात कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं ये हमारे यूक्लिड की अवधारणा पर नहीं है। ये जो बिंदु है ये यूक्लिड की अवधारणा में नहीं है। और यहाँ पर कहता है कि कोई ऐसा शब्द है जो कि अपरिभाषित है। तो जैसा हमने देखा ना बिंदु 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 जो होता है, और एक वर्ड यहाँ पर देखो रेखा, तो ये रेखा, बिंदु और रेखा ऐसे दो पॉइंट है जो कि अपरिभाषित है। इसका आंसर क्या होगा, बिंदु रेखा, ठीक है ना। ये अपरिभाषित है, इनको परिभाषा देने के लिए कोई वही नहीं है, परिभाषित इनको एकदम सत्य रहने वाली बातें। बिंदु को हम क्या कहेंगे, बिंदु ना तो लेंथ होती, ना तो ब्रेथ, ना तो हाइट। रेखा क्या होती है, जिसकी सिर्फ लेंथ होती है और उसकी चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए और यहाँ पर कुछ देखें। अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन बताया ना, ये दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए। अच्छा, इन दोनों पर हमको विचार सिर्फ करना था। बिंदु सी दिया है, विद्यमान है, लेकिन उसने ये नहीं कहा बीचों बीच में है, इसने इसमें ये नहीं कहा बीचों बीच में। हमें सिर्फ इस चीज को परिभाषित करना था कि अवधारणा से प्राप्त होता है तो नहीं प्राप्त होता। बिंदु और रेखा दो आंसर इसके हो जाएंगे। जो मैंने अभी आपको प्रूविंग दिखाई वो प्रूविंग बच्चों इस प्रश्न की हो गई। ये है देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा देखो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो प्रूविंग मैंने बताया, दो बिंदु ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी इस प्रकार है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB होगा। तो मैंने अभी भी बताया कि दो रेखा है, ये एक रेखा है AB और इसके बीच में कोई बिंदु C है, तो हमें प्रूव करना है कि AC बराबर BC दिया है, AC बराबर BC दिया हुआ है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, तो दोनों तरफ AC जोड़ दिया था, इधर भी AC जोड़ दिए, तो इधर भी BC में AC जोड़ दिए। अब उसके बाद AC और AC मिलकर के 2AC हो गया था, और BC और ये यानी कि ये BC और AC मिलकर के पूरा AB बन रहा है AB। तो मुझे क्या करना है, इसको उधर भेज देते हैं, तो AC बराबर आपके पास हो जाता है 1/2 AB, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी पीछे प्रूव करके दिखा दिया। तो यहाँ पर यही चीज प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हम जानते हैं ना कि बराबरों में हम कोई चीज जोड़ सकते हैं, तो आप पीछे बैठ करके आप देख सकते हो, अभी मैंने प्रूव किया था इस चीज को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। कहता है हमें ये प्रूव करना है कि C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु था। अभी हमने देखा ना कि जो एक रेखा थी इस तरह से, उसमें A और B था, उस पर एक ही हमने बिंदु C लिया था जो कि उसका मध्य बिंदु था। और हमें ये प्रूव करना है अब कि सिर्फ एक रेखा पर सिर्फ उसका एक ही मध्य बिंदु होगा। अगर मैं इस तरह से मैं बात करूं इस लाइन की, तो इसका एक ही मध्य बिंदु, ये नहीं कि एक यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा एक यहाँ पर। तो इसने कहा है कि हमें प्रूव करके बताओ ये चीज कि सिर्फ एक रेखा का सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है। तो चलिए इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, और हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों हमारे बराबर होंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको भी। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एकदम सत्य रहने वाली बात होती है, तो उसको प्रूव करने के लिए हम विरोधाभास नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विरोधाभास नियम लगाते हैं, और विरोधाभास के थ्रू हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 5 को हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 5 को ये देखो यहाँ पे किया हूं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हल है। क्या है, ये 4 का हल हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ, आप क्वेश्चन 4 पे भी इसी चीज को यूज कर सकते हो, 4 पे भी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न 4 का हल हो जाएगा, 4 का मैंने हल किया, ठीक है ना। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 पे हम मान लेंगे, कहता है कि कोई एक रेखा है इस तरह से, हाँ दिया था ना AC AB, और उसका कोई बिंदु C जो है उसका रेखाखंड का मध्य बिंदु है। हम इसमें एक बिंदु अपने से मान लेंगे कि इसका जो D है वो इसका मध्य बिंदु है। मान लेंगे, हम क्या मानेंगे इसमें कि इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, D मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हम यहाँ पर जब इस क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर हल में लिखेंगे माना रेखाखंड
रेखाखंड AB के मध्य बिंदु C व D है। C व D है हमने मान लिया। अब देखो जब C और D है तो अगर मैं ये बात कहूं कि अगर C मध्य बिंदु है C, तो AC जो होगा वो BC के बराबर होगा कि नहीं होगा? AC जो होगा वो BC के बराबर होगा क्योंकि मैंने C को मध्य बिंदु माना। और मैं साथ में ये भी कह सकता हूं कि जो AC होगा AC वो इस पूरा हाफ AB के बराबर होगा, है कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये भी माना है कि D इसका मध्य बिंदु है, तो जब D मध्य बिंदु होगा तो AD बराबर हमारा BD होगा, क्योंकि इस बार मैंने D को मध्य बिंदु माना तो AD जो होगा वो BD के बराबर होगा। तो जब AD बराबर मध्य बिंदु होगा तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ ना कि AD जो होगा वो AB का आधा होगा ना? समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो तो AC जो है वो हाफ AB के बराबर है और AD भी हाफ AB के बराबर है। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ ना कि जब ये इधर के पक्ष बराबर हैं तो AC भी AB के बराबर होगा, या मैं लिख सकता हूँ कि AC बराबर AD होगा, क्योंकि हाफ AB के बराबर AC भी है, हाफ AB के बराबर AD भी है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जब ऐसा हुआ इसका मतलब AC बराबर AD क्यों हुआ? AC बराबर AD इसलिए हुआ क्योंकि अतः C व D एक ही बिंदु हैं, अतः C बराबर D, यानी चाहे C कहो चाहे D, यानी दोनों एक ही बिंदु हैं। अतः हमने जो माना है वो क्या है? परिकल्पना गलत है। हमने गलत माना कि D और C अलग अलग हैं, वो एक ही बिंदु हैं। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बस यही चीज करना तो हो गया। इसमें हमें यही चीज करना था कि AC बराबर AB हमने दिखा दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जब दोनों बराबर हैं अतः AC जो होगा वो क्या होगा? इस BC के बराबर। बस यही चीज हमें दिखाना था। चाहे AD बराबर BC लिख दो, चाहे AD बराबर BD लिखो, चाहे AC बराबर BC लिखो, क्योंकि दोनों तो एक ही पॉइंट है ना। बताओ यहाँ पर C और D दोनों क्या होंगे? संपाती होंगे, एक ही बिंदु होंगे, ठीक है ना। और यहाँ से आप चीज जो उसने पूछा था इसी के साथ ही आप इस लाइन को लिख दोगे, अतः एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर इसके आगे लिख देना, अतः एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये चीज प्रूव करना, हमने यहाँ से प्रूव करके दिखा दिया। अगली लाइन लिख देना, ठीक है ना। अतः एक रेखाखंड का सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चीजों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7, बस 2 ही क्वेश्चन है। आइए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। कहते हैं आकृति 5.10 में AC बराबर BD है, यानी मुझे फिगर बना है इसमें कहता है AC बराबर BD है, यानी ये AC, इस पूरा AC को इसने कहा है वो BD के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD होगा, AB बराबर CD होगा। तो कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा जो मंजूर खुदा होगा। चलो इस क्वेश्चन को हम इधर बनाते हैं 6 नंबर को। उसने ये कहा है एक रेखाखंड इस तरह से दिया है, ये A था, ये B था, है ना। नहीं A B C D 3 बिंदु, A यहाँ पर कहीं पर B है। चलो इस पूरे को हटा के देते हैं। ये हमने एक लाइन खींचा, ये A है, फिर यहाँ पर एक B दिया हुआ है, फिर C दिया हुआ है, फिर D दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट, ठीक है ना, और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है ना। अब उसने ये कहा है पहले शर्त के अनुसार कि जो AC है वो BD के बराबर है। AC हमारा BD के बराबर है, AC बराबर BD, AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, AC बराबर BD। देखो AC को कह रहा है वो इस BD के बराबर है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? अगर हमें इस क्वेश्चन को करना होगा तो हम इसके आगे क्या कह सकते हैं?
अगर AC बराबर BD होगा तो इसे हम क्या लिख कह सकते हैं, बताओ क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसको बताइए जल्दी। अगर ऐसा ये क्वेश्चन है और आगे वाले में भी AC दिया था, A भी दिया है, तो एक काम करते हैं, AC बराबर अगर BD है तो इस AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC को देखो, AC के जगह पे मैं AB और BC रख सकता हूँ, इसके जगह में मैं AB प्लस BC रख दिया, बराबर BD के जगह में क्या रखता हूँ, BD, देखो ये BD है, BD, तो BD की जगह में मैं रख सकता हूँ BC प्लस BD, देखो BD प्लस CD। अब BC से BC अगर मैं काट देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि जो AB है वो CD के बराबर होगा, AB जो है वो CD के बराबर होगा। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, कहता है आकृति इतने में ये बराबर ये दिया, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। तो देखो हमने AB बराबर CD सिद्ध कर दिया, ये तो सिंपल था क्वेश्चन ना। उसने ये कहा था कि AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, तो AC की जगह पर, इस AC की जगह पर यहां से यहां तक है, तो ये AB और BC को मिलाकर ही तो बना है, तो AB प्लस BC रख दिया, बराबर इस BD की जगह पर, BD की जगह पर BD, तो यहां से देखो BD है, ये BD, तो इस BD को मैं BC प्लस CD लिख सकता हूं, तो BC प्लस CD, BC से BC कर दिया, AB बराबर CD प्रूव हो गया, इति सिद्धांत। बताओ अब कहां पर आपको दिक्कत हुआ, यही प्रूव करना था, AB बराबर CD हो गया, सिंपल सा ये तो क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, कहता है यूक्लिड की अभिग्रहीतों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं, ये जो है 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बताओ जल्दी, बताओ जल्दी कैसे कर। 7 नंबर उसने कहा यूक्लिड की अभिग्रहीतों की सूची में दिया हुआ 5वां अभिग्रहित। तो पहली बात यही आती है कि यूक्लिड के अभिग्रहित में 5वां जो अभिग्रहित था वो था क्या, 5वां अभिग्रहित यही कहता था 7 नंबर में 5वां अभिग्रहित, अभिग्रहित 5 की पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यही था ना कि पूर्ण अपने आधे भाग से या अपने कुछ भी भाग से बड़ा होगा। अगर मैं कह देता हूं कि ए जो है, ए बी जो है वो BC और CD को जोड़ने पर आता है, यानी ए बी जो है वो BC और CD को जोड़ने पर आता है, तो अगर मैं सिर्फ ए बी की बात करूंगा तो ये ए बी किसी भी BC से या फिर ए बी जो है हमारा वो इस CD से बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि इन दोनों के जोड़ के बराबर ये अकेला है। अगर कोई एक हट गया तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा इसकी तरफ, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा अगर कोई भी पूर्ण हमेशा अपने आधे से या अपने कुछ ही विभाग से हमेशा बड़ा होता है, और ये सर्वव्यापी सत्य है। अगर मैं ही बात कर लूं कि मैं अभी पूरा हूँ, मेरे 2 पार्ट कर दिए जाए, सीधा सीधा मैंने इस चीज को आपको समझाया भी था इस तरह से कि अगर ये मैं हूँ, मतलब कि आप हो, ये आप हो, क्या हो, ये आप हो, और आपका जो बना हुआ है वो कुछ इन दोनों से मिलकर बना हुआ है ना। ये मैंने क्या किया, इस नीचे वाले पार्ट को उठाकर बगल में लगा दिया। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये जो बच्चा है, मतलब तुम हो, ये बड़ा हो जाएगा किसी भी एक पार्ट से, किसी भी एक पार्ट से ये बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा हो जाएगा, बताइए बड़ा हो कि नहीं हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना कि सॉरी यहाँ पर ये आधा ये वाला कहाँ लगा दिया, इतने पार्ट से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या ये वाला पार्ट सिर्फ ये वाले पार्ट से बड़ा हो जाएगा। तो पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। देखो ये पूर्ण था, ये इस दोनों में से एक भाग था, तो अपने एक भाग से बड़ा होता है, और ये सत्य बात है, हमेशा ये सत्य रहने की, सर्वव्यापी सत्य रहने वाली बात है। तो ऐसी बातों को क्या कहते हैं, अभिग्रहित 5 की यही कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बच्चों एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो जाता है। अब अगली एक्सरसाइज में क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ाई तो करना ही है क्योंकि जागते रहना है, पढ़ते रहना, पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है ना। और हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ, 5.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।